हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत वैद्युत धारिता के अंतर्गत सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक संधारित्र या कैपेसिटर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था वैद्युत धारिता। धारिता मीन्स होता है आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। तो वहाँ पर हमने आप लोगों को बताया था कि किसी भी चालक की जो धारिता होती है वो उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है, क्योंकि वहाँ पर सिद्ध किया गया था C समानुपाती R, मतलब त्रिज्या को अगर हम बढ़ा दें तो उस आवेश को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा जिससे आवेश को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। कहने का मतलब उस चालक की धारिता बढ़ जाएगी। तो बताया यह गया है कि यहाँ पर यदि हमें किसी चालक की धारिता को बढ़ाना है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाना पड़ेगा या तो उसकी त्रिज्या को बढ़ाना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर ज़्यादा से ज़्यादा आवेश अगर हमें स्टोर करना है किसी चालक पर, उसकी त्रिज्या को लगातार बढ़ाते जाएं। तो यदि हम किसी भी चालक पर आवेश के मान को बढ़ाना है तो उस चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा, जिससे उसकी त्रिज्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ेगा। ठीक है, जिससे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होंगे उन सर्किटों का आकार भी लगातार क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि यदि आवेश का मान तो बढ़े, मीन्स धारिता बढ़े, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आवेश संचित किया सके, मीन्स उस चालक की धारिता बढ़ जाए, लेकिन उस चालक का आकार ना बदले। तो ये कैसे संभव है? तो जैसे यहाँ पर ये एक प्लेट है, इस प्लेट पर हमने धनावेश दिया, तो इस धनावेश को ग्रहण करने इस प्लेट की एक निश्चित क्षमता है, उससे ज़्यादा ये प्लेट आवेश नहीं ग्रहण कर सकती। ठीक है, अब इससे ज़्यादा इस प्लेट पर आवेश नहीं आ सकता। ठीक है, इसकी एक फिक्स क्षमता है। लेकिन देखा गया है कि यदि हम इसके पास दूसरी प्लेट लगा दें तो वैद्युत प्रेरण घटना होगी, इलेक्ट्रिक इंडक्शन घटना होगी, जिससे यहाँ पर विपरीत आवेश आ जाएगा। धन है तो यहाँ पर ऋणावेश है, उतना ही ऋणावेश आ जाएगा। अब दो विपरीत आवेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को घटा देंगे। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटने से वैद्युत धारिता का मान बढ़ जाएगा, जिससे आवेश हम और भी ज़्यादा मात्रा में संचित कर सकते हैं। क्योंकि Q समानुपाती था V और Q इक्वल टू है CV, तो C इक्वल टू होगा Q/V। ठीक है, तो होता है यहाँ पर क्या है कि जब हम एक प्लेट के निकट दूसरी प्लेट रख देंगे, तो एक प्लेट के निकट जब दूसरी प्लेट रखते हैं तो क्या होता है, वैद्युत प्रेरण की घटना के कारण दूसरी प्लेट पर ऋणावेश आएगा, जिससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाएगी। तीव्रता जो घटती है तो E का मान कम होगा, नीचे की ओर कम होगा, जिससे विभव भी कम होगा। विभव कम होगा तो धारिता बढ़ेगी। धारिता बढ़ने का मतलब है आवेश को और भी ज़्यादा मात्रा में हम स्टोर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखा गया है कि यदि हम आकार को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का आकार बढ़ता जाएगा, लेकिन यदि हम किसी चालक के पास में उसके पास में दूसरी प्लेट को लगा दें, ठीक है, तो दो अगर प्लेटें पास रखी हों तो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है, जिससे विभव घट जाता है। विभव घटने से धारिता बढ़ जाएगी। धारिता बढ़ने का मतलब है और भी ज़्यादा मात्रा में हम इस पर आवेश को स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक चालक है, इसकी एक निश्चित क्षमता है, इससे ज़्यादा आवेश ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन इसके पास दूसरा गोली चालक लगा दें तो इस पर क्या हो जाएगा, प्रेरण के कारण यहाँ पर ऋणावेश आ जाएगा। ऋणावेश आने का मतलब है कि यहाँ पर अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट गई, विभव घट गया। विभव घटने का मतलब धारिता बढ़ जाएगी और भी ज़्यादा इस पर आवेश को हम स्टोर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी डिवाइस जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आकार में परिवर्तन किए बिना हम और अधिक मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा आवेश को संचित कर सकते हैं। तो ऐसी डिवाइस को क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। संधारित्र क्या होते हैं? संधारित्र एक ऐसा निकाय है जिसमें हम आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर और अधिक मात्रा में या ज़्यादा से ज़्यादा आवेश को संचित कर सकते हैं। तो ऐसे निकाय को हम क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। जैसे ये दोनों क्या है, संधारित्र बन गए। पहले एक चालक था तो ये चालक था, लेकिन यहाँ पर दो गोली चालक आ गए। अब दोनों पे विपरीत आवेश है। विपरीत आवेश आने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी, जिससे विभव घटेगा, धारिता बढ़ेगी, उससे और अधिक मात्रा में इस पर आवेश संचित कर सकता है। ये समांतर प्लेट संधारित्र है। इसमें दो प्लेटें हैं, अगर दो प्लेटों को पास लगा दिया गया तो धारिता घट जाए, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता घटेगी, विभव घटेगा, धारिता बढ़ेगी। मतलब और अधिक मात्रा में आवेश को हम संचित कर सकते हैं। तो ये दोनों डिवाइसेस जो होती हैं वो क्या कहलाएंगी, संधारित्र कहलाएंगे। संधारित्र का मतलब वो
निकाय जिसमें हम आकार में परिवर्तन किए बिना अधिक मात्रा में आवेश को संचित या स्टोर कर सकते हैं, तो ऐसे निकाय को हम संधारित्र कहते हैं। संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होगा, संधारित्र की प्लेटों के बीच आवेश Q और उनके बीच के विभवांतर V, उनके बीच का जो विभवांतर होगा यहाँ पर, इनके बीच के विभवांतर V का जो अनुपात निकलेगा, इस अनुपात को हम संधारित्र की धारिता C कहते हैं। संधारित्र को दिए गए आवेश Q, संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर V का अनुपात संधारित्र की धारिता C कहलाएगा। मात्रक वही होगा जो पीछे बताया था चालक के लिए, फैराड। ठीक है, विमी सूत्र निकाल चुके हैं, तो ये हो गया संधारित्र। लेकिन अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी समांतर प्लेट संधारित्र है तो उसकी धारिता का व्यंजक किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना स्टूडेंट। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए ये क्या हो गया, साफ साफ दोबारा चित्र बना देते हैं कि एक हमारे पास ये प्लेट हो गई, ये क्या हो गई, एक प्लेट हो गई। ठीक है, दूसरी प्लेट ये हो गई, ये प्लेट X हो गई, ये प्लेट Y हो गई। ये दोनों प्लेटें स्टैंड्स के बीच कसी हुई हैं, ये स्टैंड लगे हुए हैं, इन स्टैंड के बीच जो है कसी हुई हैं, है ना स्टूडेंट्स। ये दोनों प्लेट इस प्रकार से स्टैंड के बीच कसी हुई हैं। अब ये जो हैं क्या बनाएंगी, एक संधारित्र बना दिए। इन प्लेटों का क्षेत्रफल दोनों का समान होगा, A क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल A है, इसका भी क्षेत्रफल A है। दोनों के बीच की दूरी D है। ठीक है, अब इस प्लेट को हम बाहरी वैद्युत क्षेत्र से जोड़ दिए। तो पहली प्लेट को अगर हम धनावेश देंगे, पहली प्लेट को हम क्या देंगे, धनावेश देंगे, X प्लेट को धनावेश दिया गया, तो दूसरी प्लेट के भीतरी सिरे पर उतना ही ऋणावेश आ जाएगा, उतना ही क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा दूसरी प्लेट के भीतरी सिरे पर। और बाहरी सिरे पर क्या आएगा, धनावेश आएगा। बाहरी सिरे पर क्या आएगा, यहाँ पर उतना ही धनावेश आएगा। लेकिन बाहरी सिरा जो होता है, ये बाहरी सिरा जो होगा वो पृथ्वी से जुड़ा होता है, इसलिए बाहरी सिरे का धनावेश पृथ्वी द्वारा जो होगा क्या होगा, निरावेशित हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी भी स्वयं बहुत बड़ा संधारित्र या गोली चालक माना जा सकता है। ठीक है, इसकी धारिता अनंत होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बाहरी दूसरी Y प्लेट है, Y प्लेट का संपूर्ण, Y प्लेट के बाहरी सिरे का संपूर्ण धनावेश पृथ्वी द्वारा निरावेशित हो जाएगा। इस प्रकार से X प्लेट के भीतरी सिरे पर धनावेश और Y सिरे पर भीतरी सिरे पर ऋणावेश आ जाएगा और यहाँ पर एक परिणामी वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाएगा। तो इसकी लैंग्वेज अगर लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, माना धातु की दो प्लेटें X व Y एक दूसरे से D दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, इन प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक K है, ये जो लिखेंगे। माना प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक K है। इसका मतलब क्या हुआ, परावैद्युतांक K है, इसका मतलब यह है कि ये जो प्लेट है, इन प्लेटों के बीच जरूरी नहीं वायु है, इनके बीच पूरे स्थान में यहाँ पर कागज़ रखा हो सकता है, कागज़ लकड़ी रखी हो सकती, मोम रखा हो सकता, कोई भी कुचालक पदार्थ या परावैद्युत पदार्थ रखा हो सकता है जिसका परावैद्युतांक K है। तो माना दो प्लेटें X Y एक दूसरे से D दूरी पर स्थित हैं, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है तथा प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक K है। X प्लेट को प्लस Q आवेश देने पर या इसके भीतरी सिरे पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जिससे वैद्युत प्रेरणा द्वारा Y प्लेट के भीतरी सिरे पर ऋणावेश व बाहरी सिरे पर धनावेश उत्पन्न होता है। लेकिन बाहरी सिरा पृथ्वी तल से जुड़ा होने के कारण धनावेश पृथ्वी द्वारा निरावेश हो जाता है, अतः X प्लेट पर धनावेश और Y सिरे पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। यदि प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, क्या हो, सिग्मा हो, तो प्लेटों के बीच संधारित्र की
प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन जीरो। ये हम लोग फॉर्मूला गाउस थ्योरम में पढ़ के आए हैं कि अगर कोई प्लेट स्थित होती है तो वहाँ बताया गया है कि गाउस थ्योरम में कि प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो वहाँ बताया गया था कि वायु मानी गई थी, यहाँ पर माध्यम है इसलिए के एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा, है ना। और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू, सिग्मा होता है क्यू अपान ए, सिग्मा होता है क्यू अपान ए। तो देन यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा इक्वल टू क्यू अपान के ए एप्सिलॉन जीरो। अब इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण यहाँ पर कितना विभव होगा ये हम निकालना है, क्योंकि विभव आएगा तभी धारिता आएगी। अतः प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर होता है ED, ठीक है। पहले यहाँ पर लिख देंगे यदि प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d हो, यदि प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d हो तो ये भाई फिलहाल पहले ही लैंग्वेज में लिख देंगे। तो अतः प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर ED होता है। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने डेरिवेशन किया है इसी चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में, इक्वल टू V अपान D होता है। ये विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच रिलेशनशिप से फार्मूला बनता है। तो इक्वल टू V अपान D होता है, तो V इक्वल टू हो जाएगी ED। अब E की वैल्यू हम रखेंगे तो E की वैल्यू हो जाएगी Q अपान के ए एप्सिलॉन जीरो इंटू D हो जाएगी। अब विभवांतर आ गया, अब निकाल सकते हैं धारिता। अतः संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपान V से C बराबर Q और V की वैल्यू देंगे Q अपान के ए एप्सिलॉन जीरो इंटू D। तो Q हो जाएगा कट और जो अपान के अपान है वो ऊपर आ जाएगा। तो फार्मूला हमारा जो बनेगा रेगुलर वो C इक्वल टू ये ऊपर हो जाएगा के ए एप्सिलॉन जीरो अपान D। ये हो गया हमारा फार्मूला C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन जीरो अपान D, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एप्सिलॉन जीरो कांस्टेंट है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं C समानुपाती के ए अपान D भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब जो धारिता है वो परावैद्युत माध्यम परावैद्युतांक के क्षेत्रफल A के समानुपाती है। मतलब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो बढ़ेगी, माध्यम बढ़ेगा तो बढ़ेगी, और D दूरी अगर बढ़ेगी तो धारिता घट जाएगी। ये भी अलग से इसको समझेंगे। अब लिख लेते हैं यदि वायु के लिए K बराबर 1 है तो फार्मूला बन जाएगा C0 इक्वल टू A एप्सिलॉन जीरो अपान D। ये इक्वेशन फर्स्ट कर लो, ये इक्वेशन सेकंड कर लो, दोनों को आपस में तुलना करा दो समीकरण 1 व 2 की तुलना से, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो देखिए क्या आएगा C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन जीरो। तो K और ए एप्सिलॉन जीरो अपान D की यहाँ पर क्या लिख सकते हैं C0। तो ये फार्मूला बन गया C इक्वल टू के एप्सिलॉन जीरो या K इक्वल टू आएगा C अपान C0। इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और ये डेरिवेशन पेपर में आता है और इस पर न्यूमेरिकल भी लगाने को मिलेंगे, तो इसको स्टूडेंट नोट कर लें। अब हम इसी फार्मूले के बेस पर डिस्कस करेंगे कि हम संधारित्र की धारिता जो है, जो फार्मूला निकाला है, ये संधारित्र की धारिता का के ए एप्सिलॉन जीरो अपान D, इसमें एप्सिलॉन जीरो कांस्टेंट होगा अगर तो C समानुपाती के ए अपॉन D। इस फार्मूले से ये सिद्ध करेंगे कि धारिता किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार से घटा सकते हैं। संधारित्र धारिता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अब डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि वास्तव में संधारित्र क्या है। तुमने बताया कि संधारित्र मीन्स क्या होता है कि यदि दो प्लेटों को एक दूसरे के निकट रख दें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होने से विभव घट जाएगा, जिससे धारिता बढ़ जाएगी। धारिता बढ़ने का मतलब उस पर और भी अधिक मात्रा में आवेश को हम संचित कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने अभी संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का एक व्यंजक निकाला जिसका मान था C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन जीरो अपान D। से एप्सिलॉन जीरो कांस्टेंट है इसलिए लिख सकते हैं C इक्वल टू के ए अपान D। C समानुपाती लिख सकते हैं। स्पष्ट है कि C समानुपाती A मीन्स संधारित्र की धारिता जो होगी
वो प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होगी। संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल, संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल कहने वाला होगा हम संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ने से आवेश को स्टोर करने की कैपेसिटी मीन संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। तो ये याद रखना है, पूछा जा सकता है। दूसरा C विथ समानुपाती 1/d है, मतलब संधारित्र की जो प्लेटें होती हैं उनके बीच की दूरी अगर क्या कर दें, जैसे प्रारंभ में दूरी ये d1 थी, ये दूरी d1 थी, ठीक है। अब हम दूरी घटा के d2 कर दें तो दूरी अगर घट जाएगी प्लेटों के बीच की, ये x है ये y है। अब हम y को आधी दूरी पर ले आएँ, d2 दूरी कर दें तो d2 इज लेस देन d1 है। तो अगर दूरी घटेगी तो दूरी घटने से धारिता बढ़ जाएगी। तो पहला तो हो गया क्षेत्रफल पर समानुपाती होती है, दूसरी दूरी के समानुपाती, दूरी घटेगी तो धारिता बढ़ेगी, इस फार्मूले से स्पष्ट है। तीसरा C समानुपाती के माध्यम का परावैद्युतांक, इसको हम विस्तार समझने वाले हैं। माध्यम के परावैद्युतांक, तो माध्यम के परावैद्युतांक के समानुपाती है, मीन्स माध्यम का अगर प्लेटों के बीच माध्यम होगा कोई तो उसके परावैद्युतांक के समानुपाती होगी संधारित्र की धारिता। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि संधारित्र की धारिता को माध्यम का परावैद्युतांक कैसे प्रभावित करेगा, ठीक है। संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक के माध्यम पर धारिता C की निर्भरता, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि C समानुपाती K कैसे होगा। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को फिगर एक ड्रा करना पड़ेगा। ये हमारे लिए पहली प्लेट X हो गई, ये दूसरी प्लेट Y हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब X और Y जो प्लेटें हैं, इन प्लेटों के बीच हमने कहा कि Y ना होकर माध्यम है, तो मान लिया कोई एक परावैद्युत माध्यम। परावैद्युत माध्यम का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, मतलब बद्ध इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसलिए इनको इंसुलेटर या कुचालक पदार्थ भी कह सकते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ एज ए कुचालक पदार्थ, या इसको डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भी बोला जाता है परावैद्युत पदार्थ को, तो ये कुचालक पदार्थ होते हैं। तो अब यहाँ पर मान लिया धनावेश है, ये ऋणावेश होगा, है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर अब बीच में क्या रखा हुआ, एक कुचालक पदार्थ या परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी है जिसमें सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, मीन्स बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे तो धन प्लेट के निकट के जो परमाणु होंगे उनमें वैद्युत ध्रुवण हो जाएगा। वैद्युत ध्रुवण होने का मतलब है कि धनावेश इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो दूर हट जाएंगे और नाभिक उनके पास में आ जाए, सॉरी उल्टा लिखा है, नाभिक जो होंगे वो दूर हट जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो धन प्लेट के निकट आ जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये ध्रुवण हो जाएगा, पोलराइजेशन, ध्रुवण हो जाएगा। अब ध्रुवण के कारण जितने भी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाभिक के धन प्लेट के निकट आ जाएंगे और नाभिक जो होंगे वो धन प्लेट से दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ध्रुवित आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये ऋणावेश धन प्लेट के निकट होगा और धनावेश धन प्लेट से दूर हटेगा, क्योंकि वहाँ पर प्रतिकर्षण लगेगा। तो लगभग सभी परमाणुओं में इस प्रकार से ध्रुवण के कारण यहाँ पर ध्रुवित आवेश उत्पन्न होगा। ध्रुवित आवेश का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ऋण आवेश धनावेश एक दूसरे से दूर दूर हटेंगे। तो ऋण आवेश जो होगा वो धन प्लेट की ओर भागेगा और धनावेश धन प्लेट की ओर भागेगा। अब यहाँ ऋण प्लेट है तो यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ धनावेश होगा और ऋणावेश इससे दूर हटेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये ध्रुवण की घटना, वैद्युत ध्रुवण इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की घटना होगी। अब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की घटना के कारण यहाँ पर ध्रुवित आवेश उत्पन्न हो जाएगा। क्या होगा, ध्रुवित आवेश उत्पन्न होगा। तो बताया जाता है कि जब परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी को संधारित्र की आवेशित प्लेटों के बीच रखा जाता है तो परावैद्युत पदार्थ के परमाणुओं में बद्ध इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन
आवेशित प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर धन प्लेट के निकट के इलेक्ट्रॉन धन प्लेट के निकट परावैद्युत पदार्थ के इलेक्ट्रॉन आकर्षित होते हैं और नाभिक प्रतिकर्षित होता है, जिससे यहाँ ध्रुवण की घटना होती है। वैद्युत ध्रुवण की घटना के कारण धन प्लेट के निकट के परमाणुओं में ऋणावेश पास आ जाते हैं और धनावेश दूर हो जाते हैं, और ऋण प्लेट में क्या होता है, नाभिक पास में जाते हैं और इलेक्ट्रॉन दूर हट जाते हैं। इस प्रकार से वैद्युत ध्रुवण के कारण एक ध्रुवित आवेश उत्पन्न होता है, और ध्रुवित आवेश यहाँ एक परावैद्युत पट्टी के भीतर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है E, जिसकी दिशा धन से ऋण की ओर होती है। इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न करता है, जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र धन से ऋण की ओर है, ये इस प्रकार से ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र है ना। बाह्य वैद्युत क्षेत्र E0 ले लेते हैं, और ये परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत क्षेत्र E है। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, और आंतरिक परावैद्युत पदार्थ के भीतर वैद्युत क्षेत्र जो है वो उसके धनावेश से उसके ऋणावेश की ओर है। ये दोनों वैद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, विपरीत हैं। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो होगा उसका मान क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि बाह्य वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा और परावैद्युत वैद्युत क्षेत्र कम होगा। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो होगा E0 माइनस E होगा। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र घटने से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, इसको E' कर लेते हैं, परिणामी वैद्युत क्षेत्र को E लिख लेते हैं हम सीधे, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान घटेगा, और E का मान घटेगा जिससे विभव का मान घटेगा, या प्लेटों के बीच विभवांतर घटेगा। विभवांतर घटने से धारिता का मान बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से धारिता बढ़ जाएगी, अर्थात C समानुपाती K होगा। में परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता बढ़ जाती है। तो ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है। क्या कारण है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कारण है संधारित्र प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता बढ़ जाती है। धारिता संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है क्यों, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या कारण है कि परावैद्युत पदार्थ के संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है क्यों। तो इसमें यही लिखेंगे कि संधारित्र की प्लेटों के बीच जो परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है, तो परावैद्युत पदार्थ के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक बद्ध इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन धन प्लेट के निकट के परमाणुओं में वैद्युत ध्रुवण के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन धन प्लेट के पास में आते हैं और नाभिक प्रतिकर्षित होते हैं, जबकि ऋण प्लेट के पास नाभिक आकर्षित होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक आकर्षित होते हैं और इलेक्ट्रॉन दूर हट जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वैद्युत ध्रुवण के कारण ध्रुवित आवेश उत्पन्न होता है। इस ध्रुवित आवेश के कारण परावैद्युत पट्टी के भीतर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है E', जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होने के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है, जिससे प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है। प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है। प्लेटों के बीच विभवांतर घटने से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स याद रखना है आप लोगों को, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम इसके बाद डिस्कस करते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि जब हम लगातार प्लेटों को आवेशित करेंगे, तो हमने बताया कि चूंकि परावैद्युत पदार्थ रखने पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता घटेगी, जिससे विभवांतर घटेगा, धारिता बढ़ेगी। लेकिन लगातार हम आवेश बढ़ाते जाएं तो ऐसा नहीं है कि लगातार आवेश बढ़ता जाए तो इनफाइनाइट आवेश में स्टोर कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसकी भी एक कैपेसिटी है। लगातार अगर हम आवेश बढ़ाते जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, धनावेश और ऋणावेश की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, जिससे जो परावैद्युत पदार्थ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के ओर चक्कर लगाना बंद कर देंगे। और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना बंद कर दें तो क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकल जाएंगे तो ये परावैद्युत पदार्थ से अब सुचालक पदार्थ बन जाएगा, चालक पदार्थ बन जाएगा, और यहाँ पर करंट का फ्लो होने लगेगा, जिससे यहाँ पर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी इसका भंजन होने लगेगा। इसे बोलते हैं भंजन होने लगेगा, ठीक है। तो परावैद्युत सामर्थ्य का मतलब होती है कि वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र मतलब परावैद्युत सामर्थ्य का मतलब है कि परावैद्युत पदार्थ का वो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसमें पदार्थ भंजन
को सहन कर सकता है, मतलब भंजन से पहले का अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, भंजन से पहले का अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। ठीक है, वो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसमें परावैद्युत पदार्थ में भंजन, ये कह सकते हैं भंजन के पहले का अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, भंजन से पूर्व का वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जो परावैद्युत पदार्थ सहन कर सकता है, सहन कर सकता, मतलब अधिकतम जो सहन करने की स्ट्रेंथ है वो परावैद्युत सामर्थ्य, मतलब उससे ज़्यादा अगर वैद्युत क्षेत्र करेंगे तो वहाँ पर भंजन प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। ये स्टूडेंट याद रखें, पूछा जाता है कि परावैद्युत सामर्थ्य डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कह जाती है किसी परावैद्युत पदार्थ का वो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जो भंजन से पूर्व पदार्थ सहन कर सकता है, जो भंजन से पूर्व पदार्थ सहन कर सकता है उसे परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसी प्रकार से निकालेंगे भंजक विभवांतर ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस। तो ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि वह अधिकतम वैद्युत विभवांतर जिस पर परावैद्युत पदार्थ में भंजन होने लगता है, परावैद्युत पदार्थ में भंजन प्रारंभ हो जाता है। तो दो चीज़ें हैं, सामर्थ्य है और भंजक विभवांतर। सामर्थ्य में क्या होगा कि भंजन प्रारंभ नहीं होगा, जो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जहाँ तक भंजन पदार्थ सहन कर सकता है, मतलब वैद्युत क्षेत्र जहाँ तक पदार्थ सहन कर सकता है, कोई भी परावैद्युत पदार्थ जो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, कोई भी परावैद्युत पदार्थ जो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है उसे परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसको याद कर लीजिए, समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने बताया कि यदि लगातार हम वैद्युत क्षेत्र बढ़ाते जाएंगे तो इसकी भी कैपेसिटी है आवेश को ग्रहण करने के बाद। इसके बाद क्या होगा, लगातार वैद्युत क्षेत्र बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनों पर इतना ज़्यादा तनाव आएगा, प्लस माइनस का इतना ज़्यादा तनाव होगा कि ये इलेक्ट्रॉन अब चक्कर लगाना बंद कर देंगे और यहाँ पर ये नाभिक अलग हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो जो बाहर निकला तो ये भंजन कहलाता है। तो वो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र किसी परावैद्युत पदार्थ का वो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसमें पदार्थ भंजन को सहन कर सकता है, उससे ज़्यादा अगर होगा तो भंजन प्रारंभ हो जाएगा। भंजन से पूर्व का अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो परावैद्युत सामर्थ्य कहलाएगा। लेकिन भंजक विभवांतर में बताया गया कि वो अधिकतम वैद्युत विभवांतर जिसमें पदार्थ में भंजन प्रारंभ हो जाता है, मतलब प्रारंभ हो जाता है, तो जहाँ पर जिस विभवांतर पर भंजन प्रारंभ हो जाएगा उसे भंजक विभवांतर कहते हैं, हम ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट तीन परिभाषाएं हमने यहाँ पर डिस्कस की। एक तो परावैद्युत पदार्थ के बीच संधारित्र प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ क्यों रखा जाता है, इसका रीजन पढ़ा, क्योंकि धारिता बढ़ जाती है। दूसरा परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, तीसरा भंजक विभवांतर क्या होता है, इसको स्टूडेंट नोट कर लें। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ तो रखेंगे लेकिन पूरे क्षेत्र में नहीं रखेंगे, आंशिक रूप से रखेंगे। तो धारिता किस प्रकार से परिवर्तित होती है, इसको नोट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। जब प्लेटों के बीच जो परावैद्युत पदार्थ रखा है वो पूरे माध्यम मतलब पूरे डी दूरी में रखकर इस आंशिक रूप से रखा हुआ है, मतलब टोटल प्लेटों के बीच की दूरी तो स्मॉल डी है लेकिन पूरी प्लेटों में ना होकर कुछ भाग में परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, कुछ भाग में क्या है, वायु है। यहाँ पर टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ जब रखा गया तो बीच के स्थान में वायु भी है। ठीक है, तो यहाँ पर वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग निकलेगी और पट्टी में तीव्रता अलग निकलेगी। दोनों की तीव्रताएं निकालकर हम विभव निकाल लेंगे, विभव निकालकर हम धारिता निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच की वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 बराबर Q/A ε0, क्योंकि हम माध्यम तो है नहीं, वायु का निकालें तो वायु के लिए K का मान 1 हो जाता है। ठीक है, अब लिखेंगे
के परावर्तनांक की पट्टी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा परावर्तनांक, इसलिए के ए एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यदि, अब देखिए यहाँ पर टोटल दूरी क्या है प्लेटों के बीच की d है और पट्टी में दूरी t है, तो y में दूरी कितनी हो गई, टोटल दूरी में से हम t दूरी घटा देंगे तो d माइनस टी, दोनों तरफ की दूरी जो होगी y में वो d माइनस टी होगी। तो लिखेंगे यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच y में दूरी d माइनस टी व परावैद्युत पट्टी की मोटाई t हो तो प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर V बराबर E0 d माइनस टी, y में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, y में दूरी d माइनस टी लिखी है, प्लस पट्टी पर तीव्रता, पट्टी में दूरी t हो गई। तो y में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है Q अपान A एप्सिलॉन 0 d माइनस टी और पट्टी में तीव्रता है Q अपान के A एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर t। देखिए दोनों में Q अपान A एप्सिलॉन 0 कॉमन हो जाएगा, A एप्सिलॉन 0 कॉमन होने के बाद यहाँ पर बचेगा सिर्फ d माइनस टी और यहाँ बचेगा t अपान के। अतः संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपान V से C बराबर Q अपान V की वैल्यू ये रखेंगे, जो V की वैल्यू हो गई Q अपान A एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस टी बाई के। तो यहाँ Q कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा C इक्वल टू A, ये ऊपर चला जाएगा A एप्सिलॉन 0 अपान का अपान होने का और नीचे बचेगा D माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, ये हो गया जब आंशिक रूप से परावर्तित पट्टी रखी है तो संधारित्र की धारिता का फार्मूला। ठीक है, अब इसकी कुछ कंडीशंस होंगी। कंडीशंस क्या होंगी, नंबर 1, यदि T बराबर के, मतलब T बराबर D का मतलब है यदि प्लेटों के बीच संपूर्ण भाग में परावैद्युत पदार्थ रखा हो, परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो C बराबर A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी। तो D की जगह भी हम क्या ले लेंगे, T ले लेंगे, क्योंकि जितना D होगा उतना ही T होगा, तो T माइनस टी हो जाएगा और ये T की जगह पर हम D ले लेंगे, तो D अपान के। तो फार्मूला बन जाएगा C इक्वल टू, फार्मूला बन जाएगा A एप्सिलॉन 0 और ये तो 0 हो जाएगा D बाई के, तो के ऊपर चला जाएगा K एप्सिलॉन 0 अपान D हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। ये हो गया जब संपूर्ण स्थान में क्या रखा हो, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हो। अब लिखा जाएगा यदि T बराबर 0 हो, मतलब परावैद्युत पट्टी रखी ना हो, y ही हो, T बराबर 0 हो, तो C0 आएगा A एप्सिलॉन 0 D माइनस 0 हो जाएगा और प्लस 0 बाई के, तो ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर फार्मूला बचेगा C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपान D। तो ये भी पीछे निकाल चुके हैं y के लिए, है ना स्टूडेंट्स, ये y के लिए हो गया। तीसरी कंडीशन ये है यदि प्लेटों के बीच चालक प्लेट रखी हो तो k बराबर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और जब k इनफाइनाइट होता है तो फार्मूला होगा
सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 अपान डी माइनस टी और ये क्या इनफाइनाइट बचेगा तो सिर्फ इतना ही माना जाएगा, है ना। और चौथी कंडीशन ये है कि यदि प्लेटों के बीच अलग अलग मोटाई, मतलब परावैद्युत पदार्थ रखा है लेकिन एक पदार्थ नहीं है, अभ्रक भी रखा है, लकड़ी भी रखी है, कागज़ भी रखा है, मोम, कई पट्टियाँ अलग अलग रखी हैं T1 T2 मोटाई की, तो उस सिस्टम फार्मूला क्या बनेगा, ए अपान एप्सिलॉन 0 रहेगा। और यहाँ पर डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 मतलब कई अलग अलग पदार्थ हैं, डॉट, ठीक है। और यहाँ पर भी इसी प्रकार से T1 अपान K1 हो जाएगा, यहाँ पर T2 अपान K2 हो जाएगा, इसी प्रकार से T3 अपान K3 और डॉट, मतलब यहाँ पर जो पट्टियाँ हैं वो कई पट्टियाँ हैं, एक पट्टी ना होकर कई पट्टियाँ हैं, एक कागज़ की हो गई, एक लकड़ी की हो गई, मोम हो गई, एक अभ्रक की हो गई, तो 4 अलग अलग या 3 अलग अलग पट्टियाँ रखी, तो उस स्थिति में इस मामले का हम उपयोग करेंगे। तो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इस पर न्यूमेरिकल भी लगते हैं, इसको नोट कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने क्लास के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें। थैंक यू।